अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज के लेक्चर में हम कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। हमने ये सीरीज़ शुरू की है। हमने कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी को लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में भी टच किया था, लेकिन वहाँ हमने कुछ कंपोनेंट को टच नहीं किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम को टच करेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी के, ये पैथोजन को किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं और उस रिकॉग्निशन के लिए पैथोजन में कौन सी एंटीजन होने चाहिए और सेल्स के साथ या जो कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी है उनके पास किस तरह के रिसेप्टर होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर डिफ़ाइन करूंगा कि इनेट इम्यूनिटी हम किसे कहते हैं। द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, रेडी टू रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट माइक्रोब एंड डेड सेल्स। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ होस्ट डिफेंस इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी, आल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी और नेटिव इम्यूनिटी। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी को मेनली हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं और ये इम्यूनिटी का वो आर्म है या वो कंपोनेंट है जो हमेशा ऑर्गेनिजम्स में यानी ह्यूमन होस्ट में या दूसरे जो वर्टिब्रेट है उनमें हर वक्त प्रेजेंट होता है। जबकि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हर वक्त प्रेजेंट नहीं होते, जैसे एंटीबॉडी है, वो हर वक्त तो प्रेजेंट नहीं होती, वो इन्फेक्शन के बाद बनती है। बहरहाल ये हम बाद में कंपेयर करेंगे इनेट और इम्यूनिटी को। अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी की तरफ। ऑल द कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप। जितने भी कंपोनेंट है जो इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एपिथेलियल बैरियर, यानी वो बैरियर जो एपिथेलियल सेल से बने होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकते हैं। हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था कि हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं और ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसको हम लेक्चर 2 और 3 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ है सर्कुलेटिंग एंड टिश्यू रेजिडेंट सेल्स, यानी वो वाले सेल्स जो इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। वो सर्कुलेटिंग भी हो सकते हैं, या वो ब्लड में सर्कुलेट करेंगे या लिम्फ में सर्कुलेट करेंगे यानी लिम्फेटिक सिस्टम में, या वो टिश्यू मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से सेल है? फेगोसाइट्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज आते हैं। बेजोफिल है, एसेनोफिल है, मास्ट सेल है, डेंड्रिटिक सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स है। हमने जो पिछला वाला लेक्चर किया था उसमें हमने इन सारे सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को और इनके मेजर फंक्शन को टच किया था, तो हम यहाँ पे इनको और डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन हमने इनके डिस्कस किए थे वो फंक्शन ये किस तरह परफॉर्म करते हैं वो हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का, वो है सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। यानी ये कुछ सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी रोल प्ले करते हैं इनेट इम्यूनिटी में। इसमें मोस्ट कॉमन जो है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। ठीक है, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन है, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, यानी ये भी एक प्रोटीन है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन है। चूंकि इनको हमने पिछले लेक्चर में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, तो सॉल्युबल प्रोटीन को टच करते हैं। Several circulating proteins are involved in innate immunity defense against infections। उसमें कौन से हैं? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। The complement system is a collection of almost 20 protein that are important in defense against microbe। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये एक सिस्टम है पूरा जिसमें ऑलमोस्ट 20 प्रोटीन इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें C1, C2, C3 इस तरह C20 तक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन जो है, मैनी कंपोनेंट प्रोटीन जो है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं इन नेचर, और ये सीरम्स में नॉर्मली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब कोई डेंजर आता है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल आता है या पैथोजन आता है, तो जब ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इन्वॉल्व द सीक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ दीज एंजाइम्स।
इसका मतलब ये है, अच्छा हम कॉम्प्लीमेंट पे पूरा एक लेक्चर भी करेंगे, ये यहाँ हम जस्ट उसको टच कर रहे हैं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक कैस्केड की शक्ल में एक्टिवेट होते हैं, यानी एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होता है, वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, वो तीसरे को एक्टिवेट करता है, वो चौथे को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह ये कैस्केड की फॉर्म में एक लाइन की शक्ल में, चैनल की शक्ल में ये एक्टिवेट होते हैं। द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड में बी एक्टिवेटेड बाय एनी ऑफ द 3 पाथवेज। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो हैं वो 3 पाथवेज के ज़रिए से होती है। एक अल्टरनेटिव पाथवे है, दूसरा क्लासिकल पाथवे है और तीसरा लेक्टिन पाथवे है। ये पाथवेज क्या है, कैसे एक्टिवेट होते हैं, ये हम जब कॉम्प्लीमेंट पे पूरा लेक्चर करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। द कॉम्प्लीमेंट सर्व्स 3 मेन फंक्शन इन होस्ट डिफेंस। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में ये 3 काम करते हैं। पहला ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन हम इसको कहते हैं कि ये आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, तो जब बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, यानी कोई भी पैथोजन, फॉरेन से आया हुआ कोई बंदा, बाहर से आया हुआ कोई पैथोजन। ठीक है, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट इसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है ये हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट जब बैक्टीरिया को, लेट से हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करता है तो कॉम्प्लीमेंट इसके साथ अटैच हो जाता है। अब दूसरे साइड्स पे जो फेगोसिटिक सेल्स हैं उन पे रिसेप्टर होते हैं और वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं इन कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो ये रिसेप्टर इन कॉम्प्लीमेंट को अटैच कर लेता है, ये आप देख रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट के साथ आगे बैक्टीरिया अटैच हुआ है। तो फेगोसाइट्स जो है ये आसानी से इस बैक्टीरिया को फेगोसाइट्स कर लेता है। ठीक है ना, जो यानी मैक्रोफेजेस जो है ना, ये आराम से फेगोसाइट कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में, इसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, दूसरा इन्फ्लेमेशन करते हैं। कुछ प्रोटियोलिटिक फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यानी जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं तो वो 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड होते हैं। तो कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे हैं जो जैसे स्पेशली C5a है, यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 5a, C3a है, ये कीमो अट्रैक्टेंट है फॉर लिकोसाइट्स, मेनली न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। यानी जब एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जो कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट है ये लिकोसाइट को, मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ताकि वो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर ले। तो दूसरा ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तीसरा ये सेल लेसिस करते हैं। जब ये सारे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं तो दे कल्मिनेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमेरिक प्रोटीन कम्प्लेक्स। तो ये एक प्रोटीन साइलेंडर या पाइप की तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, दैट इंसर्ट इनटू द माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन, और वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो है ये इंसर्ट करते हैं इनटू द माइक्रोबियल मेम्ब्रेन, डिसरप्टिंग द परमिएबिलिटी बैरियर एंड कॉजिंग ईदर ऑस्मोटिक लिसिस और एपाटोसिस ऑफ द माइक्रोब, यानी फाइनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ दिस पॉलीमेरिक प्रोटीन कम्प्लेक्स। तो ये 3 काम करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। प्लाज्मा एमबीएल, मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ये भी एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज माइक्रोबियल कार्बोहाइड्रेट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल मेम्ब्रेन पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये उनको रिकॉग्नाइज करता है एंड कैन कोट माइक्रोब फॉर फेगोसाइटोसिस। ये भी सी रिएक्टिव प्रोटीन की तरह, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की तरह ऑप्सोनाइज करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये कह रहे हैं कैन कोट माइक्रोब फॉर फेगोसाइटोसिस, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोट करते हैं, यानी उसको पकड़ लेते हैं और फेगोसाइटिक सेल्स के करीब लेकर आते हैं और फेगोसिटिक सेल्स उसको इनगल्फ कर लेता है और एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड बाय लैक्टिन पाथवे। या दूसरा काम ये करते हैं कि मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, उनके कार्बोहाइड्रेट को, और ले जाके ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है तो वो फिर आगे अपना काम करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है और प्रोटीन कम्प्लेक्स बना के उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। ठीक है, एक और प्रोटीन है सी रिएक्टिव प्रोटीन, इट इज़ अ पेंट्राक्सीन that bind to phosphoryl choline on microbe। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल मेम्ब्रेन में जो phosphoryl choline होता है उसके साथ बाइंड होता है एंड ऑप्सोनाइज द माइक्रोब फॉर फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस। ये भी ऑप्सोनाइजेशन करता है
क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन का रिसेप्टर भी मैक्रोफेजेस पे या फेगोसाइट्स पे प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जब सी रिएक्टिव प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ अटैच हो जाता है तो पीछे से फेगोसिटिक सेल्स जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन को बाइंड करते हैं और इसी तरह वो आराम से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ कर लेते हैं, क्योंकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो सी रिएक्टिव प्रोटीन ने पकड़ा होता है तो वो जा नहीं सकता। ठीक है, which express a receptor for C-reactive protein, मैंने आपको बताया। C-reactive protein can also activate protein of the classical complement pathway। दूसरी बात ये भी है कि C-reactive protein जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं टू क्लासिकल पाथवे। जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो फिर आप जहन में लाएं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो सेल लिसिस करता है, वो उस ऑर्गेनिजम्स की लिसिस भी कर लेता है, साथ में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट कर देता है और साथ में पार्टिकल बनाता है और ऑप्सोनाइजेशन भी कर रहा होता है। तो ये इस तरह एक इंटरैक्टिव प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, द circulative level of many of these plasma protein increase rapidly after infection। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है पर्टिकुलरली सी रिएक्टिव प्रोटीन और MBL, ये इन्फेक्शन के बाद इनकी अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द एक्यूट फेज रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड द प्रोटीन आर कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन। ठीक है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन और MBL को हम एक्यूट फेज प्रोटीन कहते हैं और सी रिएक्टिव प्रोटीन को इसलिए जो है इन्फ्लेमेशन के लिए एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। जब क्लिनिशियन ये देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर उसके लिए वो सी रिएक्टिव प्रोटीन देते हैं, या अगर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं तो साथ साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल जो है वो कम हो रहा है या कम नहीं हो रहा। ठीक है, सॉरी बीच में कॉल आ गई। बहरहाल, हाउ इनेट इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज द डेंजर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो डेंजर को रिकॉग्नाइज कैसे करता है। ठीक है, सो द इनेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर दैट आर शेयर्ड बाय वेरियस क्लासेस ऑफ माइक्रोब एंड आर नॉट प्रेजेंट ऑन नॉर्मल होस्ट सेल। जो इनेट इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं यानी सेल्स है या सॉल्युबल प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उन स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं जो स्ट्रक्चर नॉर्मल मेमेलियन सेल पे या होस्ट सेल पे या ह्यूमन सेल पे प्रेजेंट नहीं होते। सो ईच कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी में रिकॉग्नाइज मैनी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। इसी तरह एक कंपोनेंट या हर कंपोनेंट इनेट इम्यूनिटी का जो है वो कई बैक्टीरिया को, वायरसेस को और फंजाई को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल पेश कर दूं, फेगोसाइट्स जो हैं दे एक्सप्रेस रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियल टॉक्सिन। ठीक है, आल्सो कॉल्ड लिपोपॉलीसेकेराइड, LPS, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का हिस्सा है। तो फेगोसाइट्स के साथ रिसेप्टर होते हैं LPS को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड अदर रिसेप्टर फॉर पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इसके पास रिसेप्टर होते हैं। सो each of which is present in the cell wall of many bacterial species but is not produced by mammalian cell। तो हमें पता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जबकि मेमेलियन सेल्स जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या लिपोपॉलीसेकेराइड को सिक्रीट नहीं करते। तो फेगोसाइट्स जो है या जो इनेट इम्यूनिटी है वो करते क्या है। आई एम सॉरी, मुझे नेट ऑफ करना पड़ेगा, ये बंदा जो है बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, मैं ऑफ करना भूल गया था। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि फेगोसाइट्स जो है उनके पास रिसेप्टर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उन स्ट्रक्चर के लिए जो स्ट्रक्चर मेमेलियन सेल में प्रेजेंट ना हो, जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन है या जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब होता क्या है कि द माइक्रोबियल मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट इनेट इम्यूनिटी आर ऑफन कॉल्ड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। और ये वाले पैटर्न जिनको फेगोसाइट्स या दूसरे कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज करता है, इसको हम पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहते हैं, दैट इंडिकेट दे आर प्रेजेंट इन इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, एंड शेयर्ड बाय माइक्रोब ऑफ द सेम टाइप। का मतलब ये है कि जो इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फेगोसाइट्स, तो वो क्या करते हैं कि इनके पास रिसेप्टर होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक ख़ास मॉलिक्यूलर पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको हम कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड की हमने बात की, पेप्टिडोग्लाइकेन की हमने बात की, तो ये एक स्पेशल पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है जिसको
इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट रिकॉग्नाइज करते हैं. सो द रिसेप्टर ऑफ इनेट इम्यूनिटी दैट रिकॉग्नाइज दीज शेयर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर. तो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट के जो रिसेप्टर पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन रिसेप्टर को हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर कहते हैं, PRR. ये प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, यानी सेल पे, सॉल्युबल प्रोटीन पे, जैसे CRP पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने पिछले स्लाइड में आपको कहा ना, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जाके फिर पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं. The innate immune system also recognize molecules that are released from damaged or necrotic host cells called damage associated molecular pattern. अच्छा, अगर बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन किसी वजह से निक्रोसिस हो गई, जैसे ब्लड सप्लाई रुक गया तो उसकी वजह से निक्रोसिस हो गई, ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, ब्लंट ट्रॉमा हो गया, यानी कि प्रेशर पड़ने की वजह से, है ना, तो वो सेल्स क्या करते हैं कि वो भी जो है मॉलिक्यूलर पैटर्न रिलीज करते हैं, और उनको हम कहते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. तो जो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स है, पर्टिकुलरली मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, तो वो उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं. जब वो उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं तो द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स टू डैम्प सर्व टू एलिमिनेट द डैमेज सेल्स एंड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर. तो ये क्या करते हैं कि एक तो डैमेज सेल्स को भी रिमूव कर लेते हैं, और फिर वो टिश्यू रिपेयर का जो प्रोसेस है, एंजियोजेनेसिस और दूसरे जो प्रोसेस होते हैं, तो उनको भी इनिशिएट करता है कौन? कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं. अब ये जगह ना, ये जैसे फेगोसाइट्स है, ठीक है, प्रोफेशनल फेगोसाइट्स है. अब ये देखें, ये इसके सरफेस पे एक रिसेप्टर है लिपोपॉलीसेकेराइड के लिए, एक रिसेप्टर है फ्लैजिलिन प्रोटीन के लिए, एक रिसेप्टर है पेप्टिडोग्लाइकेन के लिए. तो ये इसके ऊपर मॉलिक्यूलर पैटर्न होते हैं जिसको हम पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहते हैं. और ये रिसेप्टर्स जो हैं इनको हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर कहते हैं. तो ये रिसेप्टर्स जो है इनको रिकॉग्नाइज करता है. जब ये रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर ये फेगोसाइट्स जो हैं या दूसरे जो कंपोनेंट हैं, जैसे मास्ट सेल है, बेजोफिल है, एसिनोफिल, जो भी कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है. जब वो एक्टिवेट होता है तो अपना फंक्शन शुरू करता है. वो फंक्शन क्या है वो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अच्छा, कुछ सेलुलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोब एंड डैमेज सेल्स, यानी कि ये जो रिसेप्टर है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, इनके कुछ टाइप्स है, मैं थोड़ा सा जल्दी उनको जस्ट रीड आउट करूंगा. द रिसेप्टर यूज्ड बाय द इनेट इम्यून सिस्टम टू रिएक्ट अगेंस्ट माइक्रोब एंड डैमेज सेल्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन फेगोसाइट, डेंड्रेटिक सेल्स, मेनी अदर सेल टाइप एंड आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट वेयर माइक्रोब में बी लोकेटेड. इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं जो कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये फेगोसाइट पे भी हो सकते हैं, डेंड्रेटिक पे भी हो सकते हैं, मास्ट सेल पे भी, बेजोफिल पे भी, नेचुरल किलर सेल्स पे भी, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी है. ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होते, ये सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते हैं. एंडोसोम में भी हो सकते हैं, साइटोसोल में भी हो सकते हैं. तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर चला जाता है तो ये सेल के अंदर भी रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, सो इफ दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस दे डिटेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब. तो ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो सेल से बाहर हो. अगर ये इन वेसिकल्स है, एंडोसोम्स में है, तो इन विच माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स आर इंजेस्टेड. एंडोसोम आपको पता है कि वहाँ पे फेगोसाइटोसिस के बाद जो है माइक्रोबियल प्रोडक्ट इंजेस्टेड होते हैं, तो ये वहाँ पे माइक्रोबियल प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ पे डिफरेंट पाथवेज एक्टिवेट करते हैं. अगर ये रिसेप्टर साइटोसोल में हो, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा, तो दे फंक्शन एज सेंसर ऑफ साइटोप्लाज्मिक माइक्रोब. तो फिर ये साइटोप्लाज्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट को सेंस करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन शुरू करते हैं. दीज रिसेप्टर फॉर पैम्प एंड डैम्प्ड बिलोंग टू सेवरल प्रोटीन फैमिलीज. ठीक है, इसमें से टोल लाइक रिसेप्टर है, ठीक है, इसमें से नोड लाइक रिसेप्टर है, रिग लाइक रिसेप्टर है, लेक्टिन रिसेप्टर है. ठीक है, ये सारे जो है ना इस तरह डिफरेंट कंपार्टमेंट पे प्रेजेंट होते हैं. अब ये देखें, ये लेक्टिन रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है. ये टोल लाइक रिसेप्टर है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के लिपिड को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है. अब नोड लाइक रिसेप्टर जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ये क्या कर रहा है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल, सेल लिपिड या प्रोडक्ट ऑफ डैमेज होस्ट सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है ना, जो सेल्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. अब रिग लाइक रिसेप्टर्स जो हैं ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये वायरल डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है.
ठीक है। अब आपको पता है कि वायरस जो है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, तो वो होस्ट मशीनरी को यूज़ करके अपना डीएनए आरएनए बनवा रहा होता है। तो होस्ट सेल के अंदर ये रिग रिसेप्टर है, तो जैसे ही वो आरएनए बनता है तो ये रिकॉग्नाइज कर देता है कि हो ये आरएनए तो बाहर किसी और चीज़ का है, तो फ़ौरन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। इसी तरह ये देखें साइटोसोलिक डीएनए सेंसर है, ये माइक्रोबियल डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है। अगर सेल साइटोप्लाज्म में माइक्रोबियल डीएनए आ जाए किसी तरह से, जैसे फेगोसिटिक के फेगोसाइटोसिस के थ्रू या एंडोसाइटोसिस के थ्रू या दूसरे किसी तरीके से, तो ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और फ़ौरन जो है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड करते हैं। अब ये देखिए ये एंडोसोम के अंदर टीएलआर है, टोल लाइक रिसेप्टर है। ये न्यूक्लिक एसिड ऑफ इंजस्टेड माइक्रोब, यानी इस सेल ने जो माइक्रोब इंजस्ट किया ना, तो फेगोसोम्स और एंडोसोम्स जब मिलते हैं तो एंडोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड ऑफ द इंजस्टेड माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये कहाँ लगे होते हैं, ये एंडोसोमल मेम्ब्रेन में ये फिक्स होते हैं टीएलआर टोल लाइक रिसेप्टर। तो इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिसेप्टर है इनेट इम्यूनिटी के ये हमेशा आउटर मेम्ब्रेन पे हो, ये सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते हैं और सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट को वहाँ पे ये चेक करते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है। तो अगर डेंजर है तो फ़ौरन ये रिकॉग्नाइज करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@gmail.com। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। फ़ी अमानुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।